हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे अपनी बुकैब की सीरीज़ की 13th लेक्चर की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बुकैब के वो जो नए कीवर्ड्स हैं उन्हें कैसे देखना है, क्या अप्रोच रखनी है और आंसर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो बुकैब के कीवर्ड्स तो हम सीख ही रहे हैं, उसके साथ में जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, बुकैब की अप्रोच क्या रहनी चाहिए जब हम क्वेश्चन को नहीं भी समझ पाते, जब हमें ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तब हम कैसे एलिमिनेट करें, आइडिया कैसे लगाएं और आंसर्स तक कैसे पहुँचें। तो ये सारी बातें हम जानेंगे अपनी इस लेक्चर में। ठीक है, आज मैंने 17 सितंबर की शिफ्ट 3 लगाई हुई है, 2024 PYQ है CGL का। तो हम देख लेंगे इसे कि इसमें क्या है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूट पहला ही क्वेश्चन बुक ऐप का आ गया। तो देखते हैं इसमें। अब देखो जो अंडरलाइंड है ना, इसका आंसर निकालना है। नॉट फ्रेश, ठीक है, जो नॉट फ्रेश होता है उसे हम स्टेल बोलते हैं। सीधा आंसर मिल गया, सीधा आंसर मिल गया फ्रेंड्स। कि आपको नॉट फ्रेश का बताना है, पिछली शिफ्ट में सिखा के आया हूँ आपको। जो चीज़ फ्रेश नहीं होती उसे बोलते हैं वो बासी है, ठीक है। और वो बासी है तो वो स्टेल है, इसका मतलब बताया था। तो पिछली शिफ्ट में ये पूछा गया तो आंसर उसका ये था, एंटोनिम पूछा था। अब देखो वन वर्ड में आ गया। तो इसी तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है जो भी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। अब लेकिन हमारा काम यहीं खत्म नहीं हो जाता। हमें ये आंसर बेशक मिल गया, लेकिन जो कीवर्ड्स आपको नहीं आते उन्हें सीख लो, क्योंकि अगली बार अब ये कीवर्ड्स आपके आंसर बन के आएंगे। जैसे मान लो वो जो स्टेल आया था उसे मैं छोड़ देता मान लो, तो यहाँ पूछा गया तो यहाँ नहीं बनता आंसर, लेकिन वहाँ पे सीख के आ गया। बेशक वो कहीं भी पूछा गया था, वहाँ सेंटेंस वगैरह में कहीं भी, तो यहाँ अपना डायरेक्ट आंसर आ गया, टाइम नहीं लगा, सीधा आंसर आ गया। अब ये जो फाउल स्मेल वगैरह ये यहाँ नहीं सीखेंगे तो आगे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, वहाँ गलत हो जाएंगे। तो देखो ब्रिटल का मतलब क्या होता है, नाजुक, ठीक है, कमज़ोर, ठीक है। या फिर ब्रिटल का मतलब होता है कुरकुरा, ठीक है, कुरकुरा। जैसे बिस्किट है ना, बिस्किट कैसे टूटता है, तो तोड़ते टाइम आवाज़ आती है ना थोड़ी सी, कड़क कड़क करके या कर कर करके ऐसे कुछ आवाज़ आती है, तो वही है ब्रिटल। वो चीज़, जो चीज़ ऐसे करके टूटती है ना, वो हर एक चीज़ ब्रिटल है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। जो चूड़ी है, चूड़ी टूटती है ना ऐसे करके चट करके, तो वो हो गया। स्टील आपको समझ में आ गया। स्टील का मतलब होता है बासा। फ्रेश का मतलब होता है, आपको पता है, फ्रेश चीज़ एकदम ताज़ी। क्रिस्प का मतलब क्या होता है, तो आप कुरकुरे खाते हो ना, वो भी क्रिस्प होते हैं एकदम। क्रिस्प का मतलब होते हैं वो भी कुरकुरे होते हैं, ठीक है। तो कुरकुरे वो खस्ता होते हैं, ठीक है, तो खस्ता भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अडरलेस, तो देखो यहाँ थोड़ा डाउट रहता है हमें, तो ये आप समझ लो अच्छे से। अडर, इसे ऑर्डर नहीं पढ़ते, अडर पढ़ते हैं। और जब कोई अडर का मतलब होता है स्मेल, और यहाँ आप डाउट क्लियर कर लो, स्मेल का मतलब खुशबू या फिर बदबू नहीं होता है, ठीक है। तो स्मेल का मतलब सिर्फ स्मेल होता है, जिसका मतलब होता है गंध, ठीक है, गंध। यदि इसमें सु लगा दें तो वो बन गई सुगंध, और इसमें ये लगा दें दु तो वो हो गई अपनी दुर्गंध। अब ये डिसाइड होगा कि वो दुर्गंध है या फिर वो सुगंध है, समझे। तो वो फ्रेग्रेंस है या फिर वो फाउल स्मेल है। तो ये जो फाउल स्मेल होता है ना, उसका मतलब पूरा दुर्गंध होता है, कि गंदी स्मेल। तो स्मेल तो न्यूट्रल वर्ड हो गया, लेकिन ये हो गया फाउल का मतलब गंदा या फिर गंदी। तो यहाँ पे गंदा, खराब, ये चीज़ निकलेगा। तो जो कचड़ा होता है, गार्बेज होता है, उसकी स्मेल कैसी होती है, फाउल स्मेल। तो इसमें देखो, अब मान लो हमें नहीं भी पता, मैंने हर बार बोला है, सेंटेंस में जब भी पूछा जाता है चीज़ हमारे लिए और आसान हो जाती है। तो फाउल स्मेल विल कम इफ़ द फूड, इसे बताया था, इसे फूड नहीं फुड पढ़ते हैं। फूड इज नॉट फ्रेश, यदि भोजन फ्रेश नहीं होगा तो कैसी स्मेल आएगी, आइडिया लग गया, खराब स्मेल आएगी। और ख़राब आएगी तो यहाँ डायरेक्ट अगर पूछा होता तो हम आंसर निकाल लेते, लेकिन आंसर तो नॉट फ्रेश का पूछा तो स्टिल तो आ ही गया। तो इससे भी हमने आंसर निकाल लिया कि हाँ, फाउल का मतलब कुछ नेगेटिव वर्ड है, तो गंदा, खराब, ये हो गया। और स्मेल का मतलब होता है गंध, और ये सुगंध होगी कि दुर्गंध होगी वो यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, अडर लेस। अब देखो अडर का मतलब गंध हो गया, लेकिन लेस कि उसमें गंध है ही नहीं, मतलब ना उसमें खुशबू है ना उसमें बदबू है, वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही वो क्या है। तो ये हो गया कोई भी चीज़ अडरलेस है। जैसे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस में कोई स्मेल नहीं होती, समझ में नहीं आता। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बोलते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आप उसे स्मेल करो तो आपको समझ में आए कि ये अच्छी लग रही है स्मेल या ख़राब लग रही है। तो ये हो गया अडरलेस। तो आपको ये समझ में आ गया, जिसमें एक तरह से बोल सकते हो स्मेल लेस, स्मेल लेस, ठीक है, या अडरलेस। क्रिस्प, स्टील, ब्रिटल, ये सब समझ में आ गया। आंसर भी अपना हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। एंटोनिम बताना है क्रोनिक का, ठीक है। और फिर से सेंटेंस में आया तो देखो, द पेशेंट बॉय सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिसीज। तो जो पेशेंट है वो बीमारी से पीड़ित है, और वो बीमारी कैसी, क्रोनिक है, और सफ़र कर रहा है, उससे पीड़ित है। ये सब कीवर्ड्स बता चुका हूँ ऑलरेडी। पेशेंट का मतलब मरीज, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब सबसे पहले आपको ये सिखाऊंगा, PATIENT, पेशेंट, और PATIENT, पेशेंट, दोनों का मतलब, दोनों स्पेलिंग सेम। इसका मतलब मरीज, रोगी, ठीक है, और इस पेशेंट का मतलब होता है सब्र,
करने वाला, ठीक है, पेशेंट, सब्र करने वाला, या फिर हम उसे बोले धैर्यवान। क्या बोले? धैर्यवान, जो धैर्य रखता हो, पेशेंस रखता हो। अब यहाँ से एक शब्द और निकलता है, पेशेंस, PATIENCE। जब चीज़ें एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होती है ना, तो साथ में सीख लो, डाउट क्लियर हो जाए। दोनों की स्पेलिंग सेम, लेकिन एक का मतलब मरीज, एक का मतलब सब्र करने वाला। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। एक होता है पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है सब्र रखना। ठीक है, सब्र, कि पेशेंस रखो तो सब्र, तो सिर्फ सब्र बोलें तो वो पेशेंस, और जो पेशेंस रखे हुए है तो वो सब्र करने वाला पेशेंट हो गया। और यहाँ भी पेशेंट का मतलब मरीज होता है, तो ये चीज़ हो गई। स्पेलिंग भी सेम, या मतलब अलग अलग हो गया इसकी। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है पता है? दीर्घकालिक। क्या हो गया? दीर्घकालिक, ऐसी बीमारी जो लंबे समय से है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए जुकाम खांसी हो गया तो नहीं, वो तो होगा एक्यूट, समझे, उसे एक्यूट बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे? क्योंकि वो क्यूट है। क्यूट क्यों? क्योंकि 2-4 दिन के लिए होती है। लंबी हो जाए ना कोई बीमारी तो वो बेकार लगने लगती है, इसीलिए हम क्यूट बोल देते हैं। चलो छोटे समय के लिए है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो एक्यूट का मतलब हो गया जो शॉर्ट टर्म के लिए है ना, तो ये आपको शॉर्ट टर्म डिसीज जो होती है, तो ये आपको याद रहेगा। आप, ये हो गया। और क्रॉनिक हो गया लंबे समय तक रहे, तो जो लंबे समय तक रहे उसका एंटीनिम बताना है, तो ये हो गया माइल्ड। ठीक है, माइल्ड का मतलब ही होता है हल्का, और ये कीवर्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूजुअल, अक्सर, कॉमन का मतलब साधारण आपको पता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है वैश्विक, ठीक है, जो वर्ल्डली चीज़ें, वैश्विक, वर्ल्ड लेवल पे। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, हल्का मतलब हल्का फुल्का, ये सेंस निकलता है माइल्ड, कि हल्का फुल्का बुखार आ गया, हल्का फुल्का फीवर कुछ भी, तो ये माइल्ड हो गया। क्योंकि ये क्रोनिक लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो बहुत ज़्यादा असर डाल रही है, और ये हल्की फुल्की हो गई कुछ भी, तो ये एंटोनिम हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिनोनिम बताना मैस्मराइज का, तो आई वॉज कम्प्लीटली फिल अप बाई द परफॉर्मेंस। ठीक है, ये ऐसे बोले परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मैस्मराइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या फिर भौचक्का रह जाना। मैस्मराइज्ड, भौचक्का रह जाना। ठीक है, तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट कीवर्ड नहीं है, लेकिन पढ़ के देखो। मैं पूरी तरह से क्या हो गया, फिल अप बाय द परफॉर्मेंस, मैंने परफॉर्मेंस देखा, प्रदर्शन देखा मैं पूरी तरह से। तो दिमाग में तो आ रहा है कि प्रदर्शन देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुआ होगा, या प्रदर्शन देख के आश्चर्यचकित हो गया होगा, या दुखी हो गया होगा। कुछ 2-3 कीवर्ड्स इसी तरह के आएंगे ना, तो ये सेंटेंस हेल्प कर रहे हैं। अगर मैस्मराइज डायरेक्ट आ जाता तो ध्यान ही नहीं आता कि मैस्मराइज होता क्या है, ये चीज़ है। तो ये हो गया सरप्राइज वगैरह, तो यहाँ से देख लो, फैसिनेटेड, एनॉयड, इरिटेटेड, बोर्ड, तो आंसर हो गया फैसिनेटेड। ठीक है, भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। कोई चीज़ आश्चर्यचकित कब करती है? जब या तो हमने सोचा ना हो वैसा हो गया हो। ठीक है, वंडरफुल, एक्साइटेड, ये सारी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में जा सकता है। तो मैस्मराइज तो ये हो गया फैसिनेटेड। अनॉय का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। ठीक है, गुस्सा वगैरह आपको बता चुका हूँ। इरिटेट का मतलब चिढ़ना, चिढ़ाना, ऑलरेडी बता चुका हूँ। बोर होना पता है, तो सीधा आंसर आएगा कि परफॉर्मेंस देख के सीधा सिनोनिम बताना है ना, तो ये मैस्मराइज का। बोर तो होगा नहीं कि परफॉर्मेंस देख के क्या, तो बोर का मतलब वैसे भी आपको पता है, इरिटेट आपको पता है, अनॉय आपको पता है। अगर नहीं भी ये पता तब भी ये टिक करोगे, आंसर आ गया। तो इस तरह सोचना होता है ऑप्शंस को, कैसे देखना, क्या पता क्या नहीं। अब देखो, ध्यान से देखो, अगर आपने एनॉय कभी ध्यान नहीं दिया होता, इरिटेट शब्द आपके सामने कई बार आया, ध्यान नहीं दिया होता, तो आप इन्हीं शब्द को एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो फैसिनेट पे आप टिक क्यों लगाते? तो आप तुक्का लगाते, एनॉय टिक कर देते, इरिटेट कर देते। अब बात ये निकल के आती है, यदि आपने फैसिनेट कभी नहीं भी सुना, और सुना है तो उसका मतलब नहीं भी पता, कम से कम इन तीनों के मतलब तो पता थे, लेकिन इनके मतलब आपको पता थे, तो आपको पता है इसका मतलब ये तो नहीं होता जो मैस्मराइज लिखा हुआ है, तो यही बचा, यही होगा, तो ऐसे भी आंसर आता है। लेकिन अब आप इसे सीख लोगे कि फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कोई चीज़ अगर फैसिनेटिंग है, तो इसे मैं फैसिनेटिंग से बताता हूँ। तो वो चीज़ कैसी है? वो चीज़ आकर्षक है। ठीक है, कैसी है? आकर्षक है। वो चीज़ मनमोहक है। ठीक है, जो मन को मोह ले, बहुत अच्छी लगे। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो ये हो गया फैसिनेटिंग का मतलब। तो फैसिनेटेड, फैसिनेटिंग, फैसिनेट करना सब एक जैसा ही है, कुछ उसमें बहुत अंतर नहीं है। तो ऐसे आंसर निकलता है। लेकिन अब आपने ये कीवर्ड सीख लिया। अब आपके ऊपर कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा यहाँ से, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें इसका आंसर ये वाला होगा, फैसिनेट यहाँ पे रखा होगा, तो आप उसे हटा दोगे कि फैसिनेट का मतलब तो मुझे पता है क्यों, मैंने सीख लिया है। तो ये एलिमिनेट करोगे, 2 और आसान मिल गए, ये हटा दोगे, नहीं भी पता होगा तब भी सही टिक करके आओगे। तो जो आपके सामने शब्द आ रहे हैं ना, उन्हें भी अच्छे से सीखना होता है। वैल्यू आपको समझा पा रहा हूँ शायद कि ये क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, वरना आंसर बता के मैं भी आगे जा सकता हूँ कि बस बता दिया और आगे बढ़ो। ईडीएम बताना है कट कॉर्नर्स। अब देखो, ये जैसे एक स्क्वायर ले लिया और इसके जो कॉर्नर से इन्हें कट कर दूँ। अब हम इस पे घूम रहे हैं ऐसे करके, तो इधर जाना पड़ रहा है, फिर इधर घूमना पड़ रहा है, इधर घूमना पड़ रहा है, ऐसे पूरा चलना पड़ रहा है। लेकिन इसके कॉर्नर्स यहाँ से काट दो ऐसे करके, ये हमने चारों कॉर्नर्स काट दिए। अब मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ सीधा घूम जाऊँगा, देखे ना, यहाँ से ऐसे आए और ये घूम गया, यहाँ से ऐसे ये घूम गया, यहाँ से ऐसे ये घूम गया, और ये, तो ये जो मैं इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था एक्स्ट्रा, ये मेरा बच गया। तो ये क्या हो गया, मैंने शॉर्टकट मार दिए समझाने के लिए आपको, है ना, शॉर्टकट लगा दिए। तो शॉर्टकट लगा देना,
तो इसका मतलब क्या हो गया, डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे, ये आंसर हो गया अपना। कट कॉर्नर्स, कि आपने कॉर्नर्स कट कर दिए, तो आपने कोई काम ऐसे कर दिया कि आपने शॉर्टकट लगा दिया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, वैल्यू भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि आपने शॉर्टकट लगाया, कोई चीज़ अच्छे से करना था, शॉर्टकट लगा दिया, तो वैल्यू भी नीचे गिर सकती है, कि उसकी जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी बहुत गिर सकती है। तो वो क्वालिटी वगैरह तो ठीक है, लेकिन आपने सस्ता तरीका अपना लिया, कोई सस्ता जुगाड़ हो तो उससे काम कर लें और आसानी से हो जाए। तो काम कंप्लीट करना, क्लियर स्पेस को क्लियर करना, सुटेबल प्लेस ढूंढना, ये कुछ भी नहीं, सीधा आंसर है ये। अब आपके सामने कभी भी कट कॉर्नर आए, सीधा दिमाग में आना चाहिए कि शॉर्टकट मार दिया काम करने में, क्वालिटी थोड़ी बहुत गिर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया सस्ते तरीके से, जुगाड़ू तरीके से काम करना। फीजिबल, ठीक है। तो अब देखो सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताना, तो कैपेबल ऑफ बीइंग डन, तो इसका मतलब क्या है कि कोई काम जैसे किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, तो वो काम प्रैक्टिकल हो सकता है, बन सकता है आंसर। यूजफुल उपयोगी, सुटेबल उचित, तो ये तो आंसर नहीं है। फीजिबल, तो फीजिबल का मतलब मैं बता चुका हूँ, तो इसका मतलब भी प्रैक्टिकल ही होता है, ठीक है, कि कोई काम प्रैक्टिकल है, फीजिबल है, कोई काम व्यावहारिक है, व्यावहारिक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आंसर सच बताऊँ, इसके दोनों आंसर हैं, दोनों फीजिबल भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड कीवर्ड है। प्रैक्टिकल तो व्यावहारिक हो गया, ठीक है, जो फीजिबल है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड कीवर्ड हो गया कि हाँ प्रैक्टिकल तरीके से, व्यावहारिक तरीके से, और एसएससी ने आंसर भी ये लिया है। वरना अगर फीजिबल नहीं होता तो आंसर प्रैक्टिकल हो जाता। और मैं तो बोलूँगा अगर फीजिबल टिक कर रहे हो, प्रैक्टिकल भी करो, गलत तो नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये आंसर मान लिया है तो हमें भी मानना पड़ेगा। तो आप इसके लिए भी तैयार रहोगे कि हाँ ये थोड़ा स्टैंडर्ड कीवर्ड है, तो ये इसके साथ चले जाएंगे। कोई काम जैसे किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे बोला कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जा सकता है, ये चीज़ हो गई। इन दोनों में थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, लेकिन उतना हमें समझ में नहीं आता इसका कि प्रैक्टिकल फीजिबल दोनों चीज़ें सेम है। तो हम बोलें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जा सकता है, तो वो चीज़ फीजिबल है कि हाँ चढ़ा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है वो कि कोई भी जाके चढ़ जाए। प्रैक्टिकल चीज़ तो ऐसी हो गई, किसी ने मन बनाया और चढ़ गया जाके, बहुत चैलेंजेस आते हैं। और फीजिबल है कि केवल हम बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, ये हो सकता है, ये वो। और प्रैक्टिकल हम फाइनली उतर रहे हैं उस चीज़ में। तो कैपेबल ऑफ बीइंग डन, किया जा सकता है, इसी वजह से आंसर फीजिबल है, ठीक है। बाकी दोनों बहुत क्लोज ऑप्शन हैं, और बता दिया स्टैंडर्ड ज़्यादा है, तो ये आंसर अपना हो गया फीजिबल। अब ये देखो वन वर्ड बताना है इसका, सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड, तो इसे हम पढ़ लेते हैं ना, द वर्कर्स रिसीव्ड, तो जो काम करने वाले उन्हें मिला। ये स्पेलिंग भी अच्छे से बताता हूँ, ई पहले की आई, बाद में क्या आया है ध्यान देना होता है। तो वर्कर्स को मिला, रिसीव मतलब प्राप्त हुआ, सम मतलब अमाउंट, फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड, तो आपको समझ में आ गया जो सर्विसेज उन्होंने दी थी। तो रेंडर का मतलब होता है देना, रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड करना, समझे, ये होता है देना, प्रोवाइड करना, ये हो गया रेंडर। अब उन्होंने जो सर्विसेज दी थी उसके लिए उन्हें सम मिला, सम का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब उन्हें सैलरी, वेजेस। तो रिम्यूनरेशन, रिक्रूटमेंट, रिमेंबरेंस और एजुमिनेशन। सबसे पहले रिक्रूटमेंट काट दोगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो भर्ती करना होता है, ठीक है, कि जॉब लग गई, भर्ती करना, तो ये चीज़ तो हटा ही दोगे। रिमेंबरेंस का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, ठीक है, क्या होता है, श्रद्धांजलि देना। अब ये कीवर्ड भी बहुत आसान है, इसका मतलब होता है स्मृति, ठीक है, या स्मृति तो नहीं, स्मरण करना, ठीक है, क्या होता है, स्मरण करना। अब ये पता है कब आता है, जैसे डेथ एनिवर्सरी आती है कि किसी डेट को किसी की डेथ हुई थी, तो 1 साल पूरी हुई, तो उस दिन न्यूज़पेपर में निकलवा दिया उनसे रिलेटेड कुछ एक आर्टिकल वगैरह, ठीक है, उनकी फ़ोटो दे दी, तो उन्हें याद, उनकी याद में कुछ निकलवा दिया, तो वो हो गया रिमेम्बरेंस, श्रद्धांजलि देना, ये हो गया। रेजुविनेशन, यहाँ पे एक कीवर्ड और सीख लो, रेनोवेशन, दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो रेजुविनेशन का मतलब होता है रीबूट होना, सिंपल कीवर्ड्स में रीबूट होना। जैसे मोबाइल में आपने रीबूट किया होगा ना, एक तो हो गया कि आपने पूरा बंद कर दिया मोबाइल, फिर से ऑन कर रहे हो, पूरा स्विच ऑफ करके ऑन कर रहे हो, एक रीबूट के अपने आप ओपन हो जाएगा फिर से। तो वही हो गया यहाँ से रीबूट। रीबूट का मतलब होता है रिफ्रेश होना, ठीक है, आप किसी काम को करके थक गए थे, अब होता है रिफ्रेश हो गए आप, फिर से आ गई एनर्जी आप में, तो वो होता है रेजुविनेशन। लेकिन रेनोवेशन होता है जब आप घर की मरम्मत करवाते हो, डेंटिंग पेंटिंग करवाते हो, फर्नीचर सही करवाते हो, तो ये हो गया बिल्डिंग वगैरह सुधरवाना, ठीक है। जो बिल्डिंग होते हैं ना, बिल्डिंग में डेंटिंग पेंटिंग बोल सकते हैं, पेंटिंग वगैरह है ना, पेंटिंग, ठीक है, साफ सफाई, ये हो गया। तो ये आपको याद रहेगा कि रेनोवेशन या रेनोवेट करना ये होता है, रेजुविनेशन ये होता है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बेजेस और सैलरी, ठीक है, ये हो गया आपका बेजेस, सैलरी, मेहनताना, जो भी आप बोल पाओ, तो अपना आंसर सीधा हो गया रेन्यूमरेशन। तो आपको ये रेम्यूनरेशन वगैरह पता हो, रिक्रूटमेंट आसान है, रिमेंबरेंस आसान है, रेजुविनेशन आसान है, रेम्यूनरेशन नहीं भी पता तब भी आंसर निकाल लोगे, तो इस तरह आंसर आ गया।
अ थिंग फिट टू ईट, जिसे खाया जा सके तो वो होता है एडिबल। सीधा आंसर आ गया, वन वर्ड बताना था, कुछ और सोचना ही नहीं है। लेकिन अब तो सीखना है। तो अनईटेबल, जिसे खाया ना जा सके, ये इसका एंटोनिम हो गया। एक तरह से देखा जाए तो वन वर्ड में तो हम वही आंसर निकालते हैं ना जो इसका सिनोनिम टाइप निकलता है, उसका जो मतलब निकलता है। अनईटेबल, जिसे खाया ना जा सके। टॉक्सिक, जहरीला, बता चुका हूँ। अनपैलेटेबल, इसका मतलब क्या होता है? हार्ड टू एक्सेप्ट। ठीक है, हार्ड टू एक्सेप्ट मतलब जिसे स्वीकार करना कठिन हो। अस्वीकार्य, अस्वीकार्य, कोई भी चीज़ है उसे हम स्वीकार करना नहीं चाहते, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वो अनपैलेटेबल हो गया, अस्वीकार्य। और क्यों हम स्वीकार नहीं करते किसी चीज़ को? क्योंकि वो हमें अप्रिय लग रही है। ठीक है, अनप्लीजेंट लग रही है। तो आप कैसे भी याद कर लो, अनपैलेटेबल का मतलब अनप्लीजेंट, जो हमें अप्रिय लग रही है, बेस्वाद लग रही है, हमें पसंद नहीं है, वो हो गया। तो ये आंसर भी आ गया अपना। ठीक है, अमेजिंग का मतलब पता, वंडरफुल। ठीक है, आश्चर्यचकित कर देने वाला, अमेजिंग, वाओ, ये सब है ना, बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अमेजिंग मतलब गजब। ठीक है, शानदार, ये चीज़ हो गई। अब देखो कितना कीवर्ड मिला, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल ये था। अमेजिंग भी आपको पता है, इसमें कुछ भी नहीं। हॉरिडली, तो आपको ये बता दूं, हॉरिड, हॉरिड का मतलब होता है हॉरिबल और टेरिबल। और ये हॉरिबल और टेरिबल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसका मतलब होता है डरावना, भयंकर। ठीक है, तो आपको ये पता है टेरिबल ये सब, तो इसका मतलब आपको पता, भयानक, भयंकर। और इसी से एल वाई वगैरह लगा हुआ है, तो इतना ध्यान नहीं देना, हॉरिड पे ध्यान दो। भयानक, भयंकर, ये हो गया। ठीक है, अच्छा ईडीएम बताना है, तो इसका आंसर भी निकालना पड़ेगा। ईजी डज इट, ईजी डज इट। अब इसका मतलब देखो, यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग वायलेंटली, कोई काम करना। ठीक है, कुछ काम डरावनी तरीके से करना। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग रेयरली, मुश्किल से करना। समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली करना। तो ये आंसर है अपना। तो ईजी डज इट का मतलब होता है धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक काम करना। ठीक है, कि ये काम काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी ज़रूरी है, तो धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक करना। तो ये इस पे ध्यान देना होता है, धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक करना। तो आंसर हो गया ईजी डजेट। अब आपको याद रहना चाहिए, ईजी डजेट ऐसा ईडीएम है जिसका मतलब होता है कि कोई काम धीमे धीमे और ध्यानपूर्वक करना। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, एक्टिव वॉइस वगैरह निकालना है, देखेंगे बाद में। ग्रामेटिकल एरर कुछ भी नहीं है इस पूरे में। अब देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए। अब ये देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ये सब हमें करना है। तो डिसीव, प्रिटेंडिंग, इनएक्सेसिबल, अनरिकग्नाइजेबल, ये कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। केवल एक मॉडरेट लेवल का कीवर्ड मिला, ये आसान मिल गया। पढ़ के देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो धोखा देता है, डिसीव मतलब धोखा देना दूसरों को, अदर्स। भाई प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड का मतलब होता है कि बहाने करना। ठीक है, वेश बदलना, तो ये प्रिटेंड हो गया। टू बी समवन एल्स, कि ऊपर से तो कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और ही है। तो ऐसा व्यक्ति जो वेश बदल कर, बहाने करके किसी को धोखा देता है, तो उसका मतलब इम्पोस्टर है कि फ्रॉड है। तो हमारे दिमाग में तो आएगा फ्रॉड, हम टिक कर देंगे, ये हो जाएगा गलत। आंसर है इम्पोस्टर। ठीक है, तो ये आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे गलती कराने के लिए ये पूछा गया था वन वर्ड। इनएक्सेसिबल का मतलब एक्सेसिबल बताया था, जो चीज़ पहुँच के अंदर हो, जहाँ तक हम पहुँच सकें, जो चीज़ खरीद सकें, ठीक है, प्राप्त कर सकें। इनएक्सेसिबल, जिस चीज़ को पाया ना जा सके, तो वो इनएक्सेसिबल हो गई। ठीक है, हमारी पहुँच के बाहर। और अनरिकग्नाइजेबल, तो रिकग्नाइज का मतलब वैल्यू करना। ठीक है, रिकग्नाइज याद करना, ध्यान करना। और अनरिकग्नाइजेबल, जिसे पहचाना ना जा सके, ध्यान ना किया जा सके, याद ना किया जा सके। तो ये दोनों कीवर्ड्स आपको समझ में आ गए। अब देखो फ्रॉड क्यों गलत है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो धोखा दे किसी को, बहाने करता हो, ऊपर से कुछ दिख रहा है, अंदर से कुछ और है, तो सच में फ्रॉड तो सही होना चाहिए। ये तो हमें अगर पता चला कि ये गलत हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये इम्पोस्टर तो कभी सुना ही नहीं। ठीक है, और मैं भी आपसे ये बोलता हूँ कि अगर सिंपली आपसे पूछा, तो ये जो कठिन सा कीवर्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आंसर ना हो। कभी ऐसा तो बोला नहीं है कि गारंटीड आंसर ना हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आपको पहले इसका क्लियर कट पता तो हो कि फ्रॉड में और फ्रॉडस्टर में अंतर क्या होता है। ठीक है, तब तो आप कर सकते हो। इन्होंने फ्रॉड दिया है, फ्रॉडस्टर नहीं दिया। फ्रॉडस्टर दिया होता ना, तो इम्पोस्टर और फ्रॉडस्टर ये दे नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों सही हैं आंसर इसके। इस वजह से फ्रॉड का मतलब होता है फ्रॉड करना, और फ्रॉडस्टर होता है जो फ्रॉड करता है। ठीक है, किसी को धोखा देता है। तो यहाँ पे भाई पूछा वो व्यक्ति बताओ जो धोखा देता है, तो इम्पोस्टर है वो व्यक्ति। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। वैसे हम फ्रॉड इन जनरल बोल देते ये तो फ्रॉड है, वो तो फ्रॉड है, लेकिन वो एक्चुअली फ्रॉडस्टर है। वो इतना बोलते नहीं तो वो फ्रॉड है। ठीक है, लेकिन अगर आप सच में बोलना चाहो तो वो फ्रॉडस्टर बोला जाएगा। और इससे बेटर इम्पोस्टर है, जो इसी के लिए शब्द बना है। इसीलिए फ्रॉडस्टर दिया नहीं, फ्रॉड दिया है। तो ये नहीं है, ये आंसर है अपना। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
अब एंटोनिम बताना है प्रिडिक्टेबल का, तो इसका अनएक्सपेक्टेड होता है, सीधा आंसर आ गया। अब इसमें देखो ये कठिन कीवर्ड है इनफेलिसिटस, ये क्लिच्ड भी एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, प्लॉट वगैरह तो पता होता है, तब भी आंसर आ गया सीधा, क्योंकि पता है प्रिडिक्टेबल का अनुमान लगाना होता है। इसका मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। प्रिडिक्शंस वगैरह सुनी होगी ना, प्रिडिक्टेड स्कोर, क्रिकेट देखते हैं हम कितना स्कोर बन सकता है, तो अनुमानित स्कोर होता है, वहीं से ये बना है प्रिडिक्टेबल, तो अनुमान लगाना। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट का मतलब बता रहा हूँ, प्रिडिक्ट का मतलब अनुमान लगाना। ठीक है, और प्रिडिक्ट करने के लायक उसका मतलब होता है प्रिडिक्टेबल। क्लिच्ड, अभी क्लिच्ड का मतलब होता है ओवर यूज्ड। ठीक है, ओवर यूज का मतलब बहुत ज़्यादा घिसा पिटा। ठीक है, घिसा पिटा। अब घिसा पिटा क्या, कि हर कोई इस चीज़ को यूज कर रहा है, तो वही चीज़ है कि मूवी का जो प्लॉट था ना, प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी, और प्लॉट का मतलब जगह भी होती है। ठीक है, जो ये रीजन होता है, एरिया होता है, तो प्लॉट का मतलब एरिया भी हो गया, क्षेत्र भी हो गया, और स्टोरी भी होगी। तो मूवी की जो स्टोरी थी ना, वो अनुमानित थी, विथ क्लिच्ड ओवर यूज ट्विस्ट एंड टर्न्स। वही विलन आया, हीरो के साथ कुछ गलत कर दिया, लास्ट में हीरो ने विलन को ख़त्म कर दिया, स्टोरी खत्म हो गई। तो ये घिसी पिटी स्टोरी बार बार हर मूवी में कोई मतलब नहीं, तो वही घिसा पिटा कुछ भी। तो क्लिच्ड का मतलब यही है, ओवर यूज, जो हर कोई उस चीज़ को यूज कर रहा है, बार बार यूज हो रही, तो ये मतलब हो गया उसका। प्लॉट वगैरह पता चल गया, इसका आंसर सीधा आ गया। एविडेंट वगैरह, क्लियर, स्पष्ट, ये सब पता है, डेविएटिंग, अनएक्सपेक्टेड सब पता है। इनफेलिसिटस, इसका मतलब क्या होता है? इर्रेलेवेंट। ठीक है, इर्रेलेवेंट, कोई भी चीज़ अनुचित है ना, अप्रासंगिक है, अनुचित है, तो वो इर्रेलेवेंट होगी, इनफेलिसिटस होगी। अब कठिन क्यों है? क्योंकि हमने तो रेलेवेंट और इर्रेलेवेंट पढ़ रखा है। अब इसी के लिए सेम कीवर्ड लेके आओगे नया, तो वो कठिन तो हो ही जाएगा, जो हमारे आम बोलचाल में यूज नहीं होता। तो इनफेलिसिटस, स्पेलिंग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन, FELI, फैली, CITOUS, तो इनफेलिसिटस। अब ये देखो स्पेलिंग एरर बतानी है। ठीक है, और स्पेलिंग एरर ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग का एरर ना हो, तो हमें पहले देखना पड़ेगा। तो अब पता चला हमें इसका मतलब ही नहीं पता, कॉन्ट्रडिक्शन की स्पेलिंग ही नहीं पता, हमें सब्टरफ्यूज के बारे में पता ही नहीं था। सिविलाइजेशन में डाउट है, फ्यूचरिस्टिक में डाउट है, ठीक है, स्टेटिस्टिकल में डाउट है, केचेस, प्लेसेंस, ठीक है, हमें इसमें मेमोरिस्ट में डाउट है, और कुछ बचा? तो इतने कीवर्ड्स में डाउट है। अब जब इतना डाउट लेके जाएंगे तो आंसर निकालेंगे कैसे? इसीलिए छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको बताता जाता हूँ कि ये कुछ भी नहीं छोड़ना। कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह कितनी बार आया, विरोधाभास, विरोधाभास कई बार बताया है, तो इसमें तो यही स्पेलिंग गलत हो गई। देख रहे हो, हमारा दिमाग सब्टरफ्यूज पे रहेगा कि ये सही है कि गलत है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे ई की जगह पे ए आएगा, और जब ये गलत है तो हमें सही सेंटेंस ढूंढना, ये तो होगा नहीं हमारा। ठीक है, इसमें स्टेटिस्टिकल पैटर्न वगैरह, हिस्टोरिकल, ये सब, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये हमारा फ्यूचरिस्टिक गलत है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर की स्पेलिंग होती है FUTURE, फ्यूचर, और फ्यूचरिस्टिक ऐसे होता है फ्यूचरिस्टिक, ऐसे FUTURISTIC, ये हो गया। यहाँ पे इन्होंने टी के बाद यू दिया ही नहीं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे द न्यू केचेस ऑफ मटेरियल्स रिवील वगैरह, पता चला रिवील की स्पेलिंग ही नहीं पता कि REVIAL है कि VEAL है, तो गलती करोगे, इसीलिए बताता हूँ ये सब चीज़ें। सीक्रेट प्लेसेंस, अब प्लेसेंस की स्पेलिंग होती है PLEASANCE, ठीक है, ये होती है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर अपना ये हो गया, सही आंसर निकल आया। अब इसमें गलती क्या करेंगे? मेमोरी से बना है मेमोरिस्ट, और मेमोरी की स्पेलिंग होती है MEMORY। हम सोचेंगे मेमोरिस्ट कैसे बना होगा, RIST, ऐसे ही तो बना होगा, लेकिन ये आई एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, और जबकि मेमोरिस्ट यही होता है स्पेलिंग, तो ये सही है और हमें गलत लगेगा। तो ये इस तरह से हम गलती करके आएंगे। तो मेमोरिस्ट होता कौन है? इसका मतलब होता है संस्मरणकारी, संस्मरण, ठीक है, संस्मरणकार बोल दो। ऐसा व्यक्ति जो कहानियाँ लिखता है, ठीक है, स्टोरीज, जीवनी लिखता है, लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में लिखता है, तो वो हो गया संस्मरणकार। ये चीज़ समझ में आ गई। द न्यू केचेस ऑफ मटेरियल्स, सीक्रेट प्लेसेंस। अब प्लेसेंस का मतलब क्या होता है? खुशी, ठीक है, सुख, हैप्पीनेस, तो ये हो गया, खुशी बोल दो, हैप्पीनेस बोल दो, तो ये प्लेसेंस हो गया। तो ये यहाँ से सब समझ में आया। फ्यूचरिस्टिक का मतलब कोई भी चीज़ जो भविष्य से जुड़ी हुई है, तो वो फ्यूचर से रिलेटेड है, तो फ्यूचरिस्टिक। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, जो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब सभ्यता और कल्चर में डिफरेंस भी बताया था। मैंने बताया था यहाँ पे कि कल्चर जो आपका होता है वो संस्कृति है, आपके खान पान, पहनावा, ठीक है, बोलचाल। लेकिन सभ्यता क्या चीज़ हो जाती है कि कल्चर भी है, पूरा कल्चर उसमें आता है, और इसके अलावा एजुकेशनल, साइंटिफिक डेवलपमेंट भी आप कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हो, वो सब सभ्यता का एक हिस्सा है। कि आप खान पान वगैरह ये सब तो है ही, लेकिन आप दूसरी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, कि काफ़ी पुरानी सभ्यता थी,
लेकिन फिर भी वहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा, नालियों का कैसे उन्होंने पूरा मैनेजमेंट बनाया था कि कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस तरह थी, तो वो एक सभ्यता है कि जीवन जीने का एक तरीका मिल गया पूरा। स्टैटिस्टिक्स वगैरह आपको पता है, सांख्यिकी बोलते हैं इसे, ठीक है, गणना करना। तो ये सीधा आप याद रखो, गणना करना, सांख्यिकी, कि हमारे पास डाटा आ गया, डेटा बोल दो, उसे हम एनालाइज कर रहे हैं, तो वो एनालिसिस करना हो गया ये सब। कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास पता है। सब्टरफ्यूज का मतलब छल कपट, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया, छल कपट, है ना, किसी के साथ कोई फ्रॉड करना, छल कपट, ये सब हो गया। अब ये कैचेस क्या होता है, तो कैचेस का मतलब आपने कैच मेमोरी पढ़ी होगी, जिसे कैश मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, द न्यू कैसेस ऑफ मटेरियल्स। अब TCH होता है ना, तो कैच बोलते, CH ही है ना, तो कैश बोलते, कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी वो होती है जो टेम्परेरी मेमोरी हो गई, कि हमने डाटा डाल रखा है टेम्परेरीली, वहाँ से जल्दी से एक्सेस कर लेते कंप्यूटर में। तो बस यही है, मेमोरी वगैरह आपने पढ़ा है ना, बस उतने से याद रखना है, कि उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या था, तो अपना आंसर भी मिल गया हमें कि कहीं यहाँ गलती नहीं, यहाँ पे गलती थी। अब ये वाला इसमें गलती नहीं, तो ये आंसर हो गया अपना डी वाला। एंटोनिम बताना है एबोलिश का। एबोलिश का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। याद कैसे रखना है, आपने पढ़ा होगा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स वगैरह, आर्टिकल 18 पॉलिटी में, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो वो एबोलिशन से तो एबोलिश बना है, उसका मतलब होता है कि उस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, और एंटोनिम मतलब उसे बचा के रखना। तो ये इस्टेब्लिश हो गया, इस्टेब्लिश का मतलब किसी चीज़ को स्थापित करना, ठीक है, कोई चीज़ बनाई जा रही है, स्थापित की जा रही, तो इस्टेब्लिश हो गए। किल वगैरह हमें पढ़ना नहीं। टर्मिनेट का मतलब होता है उस चीज़ को आउट कर देना, बाहर करना, तो एबोलिश का सिनोनिम हो गया टर्मिनेट, ठीक है। हमें एंटोनिम ढूंढना था, वो हो गया इस्टेब्लिश, तो गलती भी नहीं करनी। स्लेवरी का मतलब पता है, दास प्रथा जो थी ना, ठीक है, स्लेवरी, तो उसी को बोलते हैं दास बना लेना, तो वो स्लेवरी बोली जाती है। सिविल वॉर हो गया हमारा गृह युद्ध, ठीक है, गृह युद्ध। अब ये एक तो वॉर हमने सुना है, युद्ध, गृह युद्ध क्या होता है, घर में लड़ाई हो गई, हाँ, क्योंकि देश के अंदर ही लोगों में लड़ाई होने लगी ना, सरकार के खिलाफ हमने हथियार उठा लिए, या जो हमारी मिलिट्री वगैरह है, किसी देश की मिलिट्री उसने हथियार उठा लिए, जैसे म्यांमार में हो रहा है, वहाँ की जो मिलिट्री आपस में सरकार से लड़ रही है, सरकार उनके खिलाफ लड़ रही है, तो वहाँ सिविल वॉर चल रहा है, कि हमें किसी और देश से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हम आपस में ही लगे हुए, तो वो हो गया गृह युद्ध। स्लेवरी वगैरह पता चल गया, अबॉलिश। अब पढ़ के देखो, कई लोग लड़ाई की थी उन्होंने कि स्लेवरी जो दास प्रथा है उसे अबॉलिश किया जाए ड्यूरिंग द सिविल वॉर के दौरान। तो आप खुद समझो कि लोग लड़े थे, ठीक है। दास प्रथा, ये स्लेव वगैरह तो सिंपल कीवर्ड है, कि वो दास प्रथा या दास नौकरशाही, ठीक है, नौकर बना लिया, नौकरशाही तो नहीं बोलेंगे, तो नौकर बना लिया। अब नौकर बनने के लिए या फिर उसके खिलाफ लड़े थे, तो ये अबॉलिश करना कोई नेगेटिव कीवर्ड ही होगा कि हम उसे जड़ से उखाड़ रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए ये आ गया, इस किसी चीज़ को स्थापित करने, एंटोनिम उसका पॉजिटिव। किल एक नेगेटिव हो गया, टर्मिनेट एक नेगेटिव हो गया, डैमेज एक नेगेटिव हो गया, आंसर आ गया स्टेब्लिश, जो कि एक पॉजिटिव कीवर्ड है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से भी आंसर आते हैं, देखिए हर जगह थोड़ी ना आ जाएंगे, लेकिन जहाँ आएंगे वहाँ तो निकाल सकते हैं, और ऐसे ही मार्क्स इंप्रूव होंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है इसमें, तो एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे मिलेगा नेसेसिटी, एक्सीलेंट, ठीक है। अब किस में गलती है, तो गलती इसमें है, ये हो गया आंसर अपना, ये सब सही है। अब नेसेसिटी के स्पेलिंग NECESSITY होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, हो गया आंसर। एंटोनिम बताना है, एक तो कैंडिड, एक गाइडलेस, ये इररेलेवेंट, टेंडर, डिसऑनेस्ट बार बार आ रहा है, ठीक है। तो कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है, ईमानदार हो गया, स्पष्टतावादी हो गया, स्पष्टतावादी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता, वो हो गया, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है। एंटोनिम नेगेटिव होगा, इररिलेवेंट एक नेगेटिव है, टेंडर भी एक नेगेटिव है, जिसका मतलब नाजुक, कमजोर, डिसऑनेस्ट भी नेगेटिव है, और ये गाइडलेस, ये भी एक पॉजिटिव कीवर्ड है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, ये आपको समझ में आएगा, किसी एक के बारे में भी पता है ना, आइडिया है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो पॉजिटिव का तो ये नेगेटिव से निकलेगा, और आपको पता है ऑनेस्ट वगैरह तो डिसऑनेस्ट, ये आंसर हो गया अपना एंटोनिम। लेकिन गाइडलेस का मतलब क्या होता है, इनोसेंट, ठीक है, गाइडलेस, इनोसेंट। निष्कपट, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, निस, यहाँ से निष्कपट, तो ये चीज़ हो गई, इनोसेंट हो गया, निष्कपट हो गया, ठीक है, आंसर भी मिल गया, आगे बढ़ सकते हैं। अब ये देखो, एक्टिव वॉइस वगैरह बताना, इसमें कुछ भी नहीं, केवल ग्राफ्ट, तो ये ग्राफ्ट से अच्छा आप यहाँ ग्राफ्टिंग सीखोगे। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, कि एक पेड़ लिया या पौधा लिया, उसका हिस्सा लिया, टहनी ले ली, ठीक है, या फिर तना ले लिया जो स्टेम बोलते हैं, और दूसरे पेड़ का लिया हिस्सा, तो उसे जोड़ दिया आपस में, यहाँ टैपिंग वगैरह कर दी, कुछ समय जुड़े रहेंगे, तो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज एक दूसरे में आ जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि मान लो एक पेड़ ऐसा है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी
हवा तेज चलती रहे, तूफान आता रहे, तो वो उखड़ता नहीं है। ये कैसा फल बहुत देता है, दोनों की प्रॉपर्टीज आ गई, फल भी दे रहा है, स्ट्रॉन्ग भी है, तो कितना बढ़िया है कि लंबे समय तक चल सकता है। तो वो प्रॉपर्टीज आ गई, तो उसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये इससे याद रहेगा, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि दो पौधों को मिला के, ठीक है, एक नया पौधा तैयार करना, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे में आ जाना, उसे हम बोलते हैं। तो यहीं से प्लांट्स वगैरह, गार्डनर, तो ये रिलेट हो रहा है, ये इसका मतलब। अब ये देखो, एंटोनिम बताना है किसका, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, रिलक्टेंस का मतलब मना करना, और रिलक्टेंट जो अनिच्छुक है, रिलक्टेंट अनिच्छुक, जिसकी इच्छा नहीं कुछ करने की। तो आंसर हो गया एंथुजियास्टिक, जिसकी इच्छा है, जो एंथुजियाज्म से भरा हुआ है। ठीक है, एंथुसियाज्म से, तो एंथुजियाज्म से भरा हुआ है, तो उसका मन है, वो करना चाहता है काम। अब ब्यूटीफुल, सुंदर, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी है, डेस्परेट का मतलब निराश, परेशान, ये सब तो आंसर तो आ गया ना अपने एंथुजियास्टिक। हमें लग सकता है आज्ञाकारी ये काम करना, तो आज्ञाकारी हो गया आज्ञा मानने वाला, लेकिन एंथुजियास्टिक हो गया जिसमें एंथुजियाज्म में उत्साह है कि वो काम करना चाहता है, तो ये हो गया। और ये अनिच्छुक, जिसमें उत्साह नहीं है, वही तो अनिच्छुक होगा, कि अब कोई एनर्जी नहीं बची, तो ये चीज़ हो गई। तो ये सब कीवर्ड बता चुका हूँ। ये जो बाइट में मैंने लिखा है ना रिलक्टेंट वगैरह, मैंने जानबूझ के ग्रीन नहीं किया, ये सारे कीवर्ड्स बता चुका हूँ जिन्होंने प्रीवियस शिफ्ट देखी है। वुड नॉट पोस्टपोन, और ये सब इसमें तो पोस्टपोन वगैरह टालना, ये सब बता चुका हूँ, और इसमें कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, ये देख लो, AIDE, एड का मतलब होता है असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट का मतलब होता है सलाहकार, सहायक। तो ये चीज़ आसान हो गई, लेकिन ये कीवर्ड कठिन था, AIDE। तो ये ऐसे, और एक होता है AID, एड, इस एड का मतलब होता है हेल्प, तो ये इसी से बना है, हेल्प करने वाला, सहायक, और AID पे रुक जाए तो हेल्प। प्रोमिनेंट का मतलब होता है विशिष्ट, यहाँ लिख देता हूँ प्रोमिनेंट। ठीक है, प्रोमिनेंट, इसका मतलब हो गया विशिष्ट, विशेष, प्रमुख, विशेष, प्रोमिनेंट, कोई प्रोमिनेंट लीडर हो गया, ऐसे याद रखते हैं मैं, कि प्रोमिनेंट लीडर कोई विशेष नेता हो गया। ऑफुल, ठीक है, तो ऑफुल का मतलब हो गया घृणित। ठीक है, जो घिनौना है, ऑफुल है। अनप्लीजेंट है, ठीक है, अनप्लीजेंट जो अच्छा नहीं लग रहा, तो ये हो गया ऑफुल। किंडर गार्टनर, किंडर गार्टन बताया था, किंडर गार्टन मतलब छोटे बच्चों की जो बालवाड़ी होती है, उसे बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो बालवाड़ी। खिलौने हैं, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी टाइप होती है, तो वो बालवाड़ी हो गई। तो किंडर गार्टनर, जो बच्चे उन्हें किंडर गार्टनर बोलते हैं। ठीक है, शिशु में पढ़ रहे हैं, छोटी क्लास होती है शिशु, फर्स्ट क्लास में, LKG UKG में, तो वो हो गया उनके लिए, तो उन्हें किंडर गार्टनर बोलेंगे। और जहाँ वो हैं उसे किंडर गार्टन बोलते हैं, और ये स्पेलिंग कई बार पूछी गई है। आप प्रीवियस ईयर्स उठा के भी इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये पूछी गई भी है या नहीं। तो किंडर गार्टन ये हो गया। फ्रिस्किंग, अब फ्रिस्क का मतलब क्या होता है, FRISK, तो फ्रिस्क का मतलब होता है तलाशी लेना। ठीक है, या फिर तलाशी करना, और कैसी करना, थोड़ी बहुत तलाशी, जैसे मेट्रो स्टेशन पे गए, थोड़ी बहुत जो CISF वाले वगैरह वो तलाशी करते, तो वही हल्की फुल्की तलाशी करना, तो ये हो गया फ्रिस्क या फ्रिस्किंग का मतलब। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें आपको पता है। कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है वचनबद्ध, ये पहले ही बताया हुआ है, वचनबद्ध, कि आपने किसी को वचन दे रखा है, कमिटेड है, या रिलेशनशिप में है, तो वही चीज़ होगी वचनबद्ध होना। आइसोलेट, एकांत। सॉर्टेड और पेसिफाइड, पेसिफाइड का मतलब होता है शांत करना, किसी को शांत करना, गुस्से में था उसे मना लेना, तो ये चीज़ हो गई पेसिफाई करना। ठीक है, पेसिफाइड से ज़्यादा किस पे ध्यान देना है आपको, पेसिफाई पे, PACYFY, पेसिफाई। ठीक है, ED वगैरह इतना ध्यान नहीं देना। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, तो एक तो होता है सॉर्टेड आउट। ठीक है, सॉर्टेड आउट की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई, सॉर्टेड आउट का मतलब सॉल्व होना, समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, तो ये सॉर्टेड आउट, तो ये ऐसे ही आता है इसके साथ में, पूरे एक फ्रेज हो गया सॉर्टेड आउट, तो समाधान होना। ठीक है, किसी समस्या का समाधान हो गया। लेकिन SORT, अगर हम सिर्फ सॉर्ट देखें, SORT, तो इसका मतलब क्या होता है, काइंड, टाइप्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है प्रकार, कई प्रकार की चीज़ें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो ये हो गया प्रकार, टाइप्स। ये सॉर्ट का मतलब है SORT, और सॉर्टेड आउट का मतलब सॉल्व होना, समाधान होना, ये चीज़ हो गई। एक सॉर्ट का मतलब और होता है क्रम में लगाना, सॉर्ट, क्रम में लगाना, कोई चीज़ इधर उधर है उसे क्रम में लेके आना, सीक्वेंस में लगाना, तो वो हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि हाँ सॉर्टेड के इतने मतलब हैं, सॉर्टेड आउट पूरा आ जाए तो समाधान हो गया, SORT सॉर्ट आ जाए तो इसका मतलब काइंड, टाइप्स, प्रकार। ठीक है, इसके लिए यूज होता है।
और सॉर्ट का मतलब ये होता है सॉर्ट आउट करो इस चीज़ को यहाँ पे, ये तो ये हो गया। सॉर्ट का मतलब क्रम में लगाना, सीक्वेंस। पेसिफाई शांत करना, मना लेना, और कमिटेड वचनबद्ध देंगे, ये बता दिए। इंडेप्टेड, ठीक है, तो इंडेप्टेड मतलब कर्जदार, ठीक है, या फिर कर्जे में होना, कर्जे में होना इंडेप्टेड, या फिर आभारी होना इंडेप्टेड, ठीक है, ये भी होता है इंडेप्टेड मतलब आभारी होना। किसी ने आपकी हेल्प की तो अब आप आभारी हो गए कि अब आप उसकी हेल्प करोगे। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, प्रोवोक, तो ये चीज़ आपको पता है, तो ये हो गया। प्लेन का मतलब क्या होता है, सतही, सतही होती है ना, बिल्कुल क्लीन, एकदम प्लेन सरफेस है, एकदम कोई खुरदरी नहीं, अनइवन नहीं है, तो ये हो गया सतही, सपाट बोल सकते हैं, प्लेन, ठीक है, सपाट, तो ये इसका मतलब। बाकी ये सब आपको पता है, स्ट्रेंज वगैरह क्या होता है। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है, आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट, कोई चीज़ परफेक्ट है, आदर्श है, कोई उसे हम अपना आदर्श बना सकते हैं। और एक होता है आइडल, और एक होता है आइडियल, तो दोनों को देख लो, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, तो उन्हें हम अपना आइडल मान सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम अपना आदर्श व्यक्ति मान सकते हैं, आदर्श व्यक्ति मान सकते हैं, हम अपना आदर्श मान सकते हैं। तो आइडल तो ये हो गया, और आइडियल हो गया आदर्श व्यक्ति, ठीक है, आइडियल पर्सन, तो ये इसके लिए यूज हो गया। तो ऐसे याद रखना है कि आइडल जिन्हें हम आदर्श मान सकते हैं, और आइडियल उस व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है कि वो आदर्श व्यक्ति है। तो काफ़ी मिलते जुलते शब्द हैं कि कब आइडल कब आइडियल। आइडल का एक मतलब मूर्ति भी होता है, भगवान की मूर्ति वगैरह तो आइडल होता है, गॉड गॉडेसेस की जो मूर्ति होती है उन्हें भी बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी मिलते जुलते हैं कि कब आइडियल कब आइडल। आप किसी को मानते हो तो वो आपका आइडल है, ठीक है, और वो व्यक्ति अपने आप में आइडियल है कि वो काफ़ी परफेक्ट है, काफ़ी चीज़ अच्छे से करता है, जो बोलता है वही करता है, तो ये चीज़ हो गई। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए अपना पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं क्लॉज टेस्ट की सीरीज 18 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, कुछ नहीं बचा क्लॉज टेस्ट में, सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं। आप देख लोगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सीधे मार्क्स इंप्रूवमेंट होंगे, और आप मुझे वापस आके थैंक्स बोलोगे, ठीक है, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं इसमें। आप कोई भी एक वीडियो देख लोगे आपको पता चल जाएगा, अच्छी लगे तो सीरीज पूरी कंटिन्यू करना, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें तो बताई नहीं जा सकती। हर वीडियो में बहुत कुछ नया बताया है, बहुत सारी चीज़ें जो पीछे वीडियोस में सीखी हैं वो रिपीट हुई हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ जो सीख के आए हैं वो भी हेल्पफुल है, वो यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें।